हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई प्लेटफॉर्म लर्न अहेड एकेडमी। सो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु वाजपेयी आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ पॉलिटी क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संसदीय प्रणाली। और पहले मुझे आप सब ये बताइए, क्या आपने हमारी पुरानी क्लासेस को देखा है? आई होप आपने हमारी पुरानी क्लासेस को देखा होगा एंड उनको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया होगा। आप हमारी इस क्लास को भी लाइक एंड शेयर करिए। और अगर आपने हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाके पहले पुरानी क्लासेस को देखिए, उसके बाद आप इस क्लास को देखिए। और अगर आपने देख लिया है तो आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए हम आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे संसदीय प्रणाली। तो संसदीय सरकार के अंग कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब आपको इनके बारे में तो पता ही होगा कि ये होती क्या हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये होती क्या हैं। जैसे विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम है कानून बनाना। जैसे कानून को बढ़ाना या घटाना है कोई कानून, तो वो अधिकार किसके पास होता है? विधायिका के पास होता है। कार्यपालिका का काम क्या है? उनको लागू करना। कार्यपालिका का काम है विधायिका द्वारा बनाए गए कार्य नियमों को लागू करना। और न्यायपालिका का काम है इनकी समीक्षा करना। कार्यपालिका के द्वारा जो किया जा रहा है काम, उनकी समीक्षा करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। विधायिका जो नियम बनाती है, कार्यपालिका वो नियम लागू करती है, और जो न्यायपालिका होती है वो उनकी समीक्षा करती है। तो इसमें जो कार्यपालिका के हैं वो दो पार्ट हैं, संघ और प्रांत, और वही इसके विधायिका के हैं। जो न्यायपालिका होती है वो एकीकृत होती है। तो जैसे कि संघ, इसके 2 पार्ट इसमें दिए हुए हैं। जैसे संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित। तो इसमें जो होता है कि क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जैसे गणराज्य का प्रतीक। उसके बाद 5 वर्ष कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का। ब्रिटेन की तरह रबर स्टाम्प नहीं है। जैसे ब्रिटेन में होता है कि बढ़ा दिया जाता है समय को देखते हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं बढ़ाया जाता है। 5 साल का होता है, उसके बाद फिर से नियुक्ति की जाती है। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री नियुक्ति निरंकुश नहीं है। उसके बाद में ये होता है संविधान के अधीन कार्यकाल लोकसभा पर निर्भर। ये किसके अधीन मतलब इनका कार्यकाल किसके अधीन होता है? संविधान के अधीन होता है, लोकसभा पर निर्भर होता है इनका कार्य। उसके बाद में वही इधर विधायिका के पार्ट में आ जाओ तो इधर भी वही संघ और प्रांत हैं। जैसे संघ तो इसमें है संसद। उसके बाद में है इसी के पार्ट हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा है 550 अधिकतम, उसके बाद में है 250 अधिकतम। ठीक है, सदस्य, इसमें जो सदस्य रहेंगे वो, उनकी ये संख्या दी गई है। उसके बाद में थोड़ा सा ये स्थायी संसद, उसके बाद में है स्थायी सदन, उसके बाद में आता है प्रत्यक्ष सदन। और इधर जो आपका आता है राज्यसभा में होता है कि 238 निर्वाचित होते हैं सदस्य। उसके बाद में है 12 नामांकित स्थायी सदन और अप्रत्यक्ष सदन। उसके बाद में सदन की समितियां, तो इनको हम ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। सदन की समितियां जैसे है लोक लेखा समिति। तो लोकसभा से 15 सदस्य तथा राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? 15, और राज्यसभा से 7 होते हैं। उसके बाद में है आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। कैसे आधार पर चुनाव होता है? एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। उसके बाद में विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और सीएजी के प्रतिवेदन पर विचार करना। उसके बाद में प्राक्कलन समिति, इसका देखते हैं हम लोग इसका कार्य। केवल लोकसभा के 30 सदस्य, राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। लोकसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं इसमें, 30 सदस्य। उसके बाद में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है वही। उसके बाद में धन प्राक्कलनों में नीति के अनुरूप व्यय की जांच करना।
इसमें क्या होता है कि मतलब जो खर्चा हुआ है, इसका जो कार्य है, जो खर्चे हुए हैं उनका जो हिसाब रखना। उसके बाद सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें होता है लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, और इसमें वही होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। वही मतलब जो है मत के आधार पर इनका चुनाव होता है। वही तीनों चीज़ों में दी हुई है, और वो तो आम बात है, होता ही है ऐसे। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लेखा एवं प्रतिवेदनों की समीक्षा तथा संवीक्षा करना। उसके बाद में आता है हमारा अच्छा, ये थोड़ा सा जो है तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। संसदीय सरकार के अंग पढ़े हैं। सरकार के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि सरकार के अंगों के बारे में कि 3 अंग होते हैं। उसमें विधायिका का कार्य क्या है? कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। न्यायपालिका का कार्य है इसकी समीक्षा करना, कानूनों की समीक्षा करना, और अगर कोई उसके विरुद्ध पाया जाए तो उसको दंड देना, या अगर कोई जो है मतलब न्यायपालिका का कार्य है न्याय देना, और अगर कोई विरुद्ध पाया जाता है, कानून का पालन नहीं करता है, तो उसको दंड देना। उसके बाद में फिर हमने डिस्कस किया था कि जो है ये संसद की समितियां, तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक समिति। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे हमारे क्वेश्चंस को। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि इस तरह है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? सबसे कम लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। किस राज्य में है? सिक्किम में। किस राज्य में है? सिक्किम में। आइए हम देखते हैं सिक्किम राज्य में लोकसभा सीटें सबसे कम हैं। मूल संविधान में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। वर्ष 1974 में संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारत ने संबद्ध राज्य का दर्जा दिया, तथा 36वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1975 में उसे शेष राज्यों के समान दर्जा दिया गया, एवं इसी के माध्यम से अनुच्छेद 371 चा में शामिल किया गया। उसके बाद देखते हैं हम राज्य और उनकी सीटें। जैसे गोवा, उसमें लोकसभा सीट कितनी है? 2। तेलंगाना, उसमें लोकसभा सीटें कितनी हैं? 17। सिक्किम, उसमें कितनी है? 1। और उत्तराखंड, उसमें कितनी है? 5। आगे देखिए, हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें हमारी पूछ रहा है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, 25 साल। कितनी होनी चाहिए? 25 साल। और आगे चलिए, आगे हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें क्या कहता है ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 84 लोकसभा सदस्य के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि राज्यसभा सदस्य के चुनाव में न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष की है। विधानसभा सदस्य के चुनाव हेतु 25 वर्ष तथा विधान परिषद सदस्य के चुनाव हेतु 30 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाता है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम।
तो क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? भारत के राष्ट्रपति। कौन लेता है? भारत के राष्ट्रपति। तो देखिए, इसमें हम देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद सदस्यों की अयोग्यता या निहर्ता संबंधी विवाद का विनिश्चय निर्वाचन आयोग के परामर्श से भारत का राष्ट्रपति करता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। उसके बाद में फिर कोई अपना मतलब वो नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति जो निर्णय लेगा वही फिर सबको स्वीकार करना होगा तथा इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में याचिका या अपील दाखिल नहीं की जा सकती है राष्ट्रपति के मतलब फैसले के बाद में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। तो इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो ये किस अनुच्छेद में बात कही गई है? तो ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 249 में। किस में कहा गया है? 249 में। और आइए हम देखते हैं इसको पूरा विस्तार पूर्वक। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में इस प्रकार बनाया गया कानून केवल 1 वर्ष तथा प्रवर्तन में रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। आगे देखिए, इसमें हम देखते हैं अनुच्छेद डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन नंबर सी, 108 के तहत। इसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो मतभेद दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा और विधेयक पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखिए, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है। वोट डालने का अधिकार किसको होता है? स्पीकर। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में टाई हो जाता है तो किसको अधिकार होता है? स्पीकर को अधिकार होता है कि वो अपना वोट दे सकता है और उसी के आधार पर निर्णय होता है। उसके बाद में इसको हम देखते हैं, लोकसभा में मतदान करते समय टाई मतलब जब दोनों का मतलब जो है सेम हो जाता है, मतदान बराबर हो जाता है कि उसी स्थिति में स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 100 के पार्ट 1 के तहत होता है। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय
करता है। लोकसभा स्पीकर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। उसके बाद में लोकसभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन नहीं था? जैसे बीबी गिल, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर डी ऑप्शन है BD जत्ती। तो कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर बी, कौन नहीं था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अब हम देखते हैं इसको संक्षेप में। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 3 मई 1967 से 3 मई 1969 ईस्वी तक था। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति निम्न हैं: बीबी गिल 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। यह भारत के चौथे राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। उसके बाद में है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये थे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। BD जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 1। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बी। तो इसमें है, हम देखते हैं इसको, यदि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व अपने पद का इस्तीफा करना मतलब त्याग करना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 56 के तहत। किसके तहत? 56 के तहत। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियत के से वादा शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? जो उन्होंने मध्य रात्रि में नियत से वादा शीर्षक भाषण दिया था वो कहाँ से दिया था? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, संसद से। कहाँ से? विधानसभा से दिया था। और ये हम देखते हैं इसको थोड़ा सा, ये है ट्रस्ट विद डेस्टिनी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण था जो संविधान सभा में 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को दिया गया था। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी। किसके पास होती है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, जिसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुच्छेद 244 का में किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को संविधान राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र में
क्षेत्र की सीमाओं व नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त होती है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। इसमें है थोड़ा सा ये, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 12। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 80 का के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हैं। भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? वो है राष्ट्रपति को। किसे है? राष्ट्रपति को। यह हम देखते हैं अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपति किसी सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्यु को पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। अगर किसी को भी जो है मतलब मृत्यु दंड दिया जाता है तो उसको क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। आगे देखिए, नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश राष्ट्रपति थे? कौन से थे? 6वें थे, 6वें। उसके बाद में इसको हम देखते हैं डिटेल में। नीलम संजीव रेड्डी भारत के व्यक्ति के तौर पर 6वें, जबकि क्रम में वे 7वें थे। क्रम में 7वें थे, व्यक्ति के तौर पर 6वें थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 ईस्वी तक रहा। सन 1977 में आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई, उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी में इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी तथा प्रथम विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। उसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए, मोहलत। क्या कहा जाता है? मोहलत। किस अनुच्छेद के तहत? 72। तो इसमें देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को ये क्षमादान कहा जाएगा। राष्ट्रपति देता है वो क्षमा देता है, मोहलत नहीं देता है। वो क्या करता है? क्षमादान देता है। और ये अभी हमने पढ़ा भी था ऊपर, वो माइंड से निकल गया। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को कम करने या क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जब राष्ट्रपति द्वारा दंड का चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर दिया जाता है, तो इसे परिहार या क्षमादान कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया है और उसे राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया जाना, कम कर दिया मतलब सजा उसकी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। श्री रामनाथ कोविंद भारत के थे? क्या थे? भारत के हैं? क्या हैं? क्या हैं? ऑप्शन नंबर बी, श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें हैं। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा, श्री रामनाथ कोविंद भारत में के वर्तमान और 14वें राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद में भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी थे। उसके बाद में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं तथा देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं।
उल्लेखनीय है कि द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 1922 से भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में सेवारत एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जनजातीय समुदाय से संबंधित पहली महिला हैं। मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है, परंतु वह इसके पूर्व भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। इसके अलावा संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे देखिए 17 क्वेश्चन। इसमें है राष्ट्रपति, मतलब पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है राज्यसभा के सभी सदस्य। उपर्युक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और मतलब 1 और 2, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो इसको हम देखते हैं डिटेल में। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान द्वारा होता है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 55 तथा अनुच्छेद 66 में स्पष्ट किया गया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मत प्रतिशत के अनुपात में राजनीतिक दलों को स्थान दिया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से तात्पर्य है कि एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम में दिया जाता है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, अतः विकल्प ये सही है। उसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 18वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? ये ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। कौन हुआ था? नीलम संजीव रेड्डी। आगे देखिए 26 मार्च 1977 को नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुना गया, लेकिन 13 जुलाई 1977 को इन्होंने पद छोड़ दिया क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन किया गया था। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 21 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से कुछ उम्मीदवार को आवश्यक संख्या में विधायकों का समर्थन नहीं था या उम्मीदवारों ने 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा नहीं कराई थी। उसके बाद में है 21 जुलाई 1977 को चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित किया था कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। इस घोषणा के पश्चात नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया तथा भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। अब क्वेश्चन नंबर 19, इसमें है किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? ऑप्शन नंबर ए, बीवी गिर
डबलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए थे, तब वे डी वलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटेन विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फेन आंदोलन से जुड़ गए। इस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा तथा आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में बीबी गिर भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 20। इसमें है उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। इसको हम देखते हैं डिटेल में। इसमें है यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दी गई हो। और आज की क्लास हमारी यहीं तक थी और हम मिलेंगे हमारी आगे की आने वाली क्लासेज में। तब तक आप हमारी इस क्लास को देखिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और हम मिलते हैं हमारी आगे की क्लास में। बाय बाय।